वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट another lecture on the renal system. In this lecture, we will talk about the different function test, laboratory test which are used to check the function of the kidneys. तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि रीनल फंक्शन टेस्ट जो है ये क्यों जरूरी है, हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जो है जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि रीनल फंक्शन टेस्ट जो है ये इसलिए की जाते हैं ताकि किडनीज की जो एबिलिटी टू एक्सक्रीट द यूरिन या बाकी जो उसकी फंक्शन है, उसकी जो कैपेसिटी है किडनी की, उसको असेस किया जा सके कि वो कितना काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है रीनल फंक्शन टेस्ट इसलिए भी कराए जाते हैं कि कोई भी अगर बीमारी है किडनीज में तो इसके बर वक्त जो है उसकी तशखीस हो सके, उसकी जो है डायग्नोसिस हो सके। तो द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द पॉसिबल रीनल इम्पेयरमेंट, उसके लिए भी जो है रीनल फंक्शन टेस्ट जो है दे आर वर्क। सिमिलरली एक ऑलरेडी एक डिजीज है और उस डिजीज की प्रोग्रेशन जो है कि वो मतलब उसकी पोजीशन जो है अच्छी जा रही है, ये जो है वर्सनिंग की तरफ जा रही है। तो उसकी जो सिविरिटी है और इसकी जो प्रोग्रेशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज की, उसको असिस्ट करने के लिए भी जो है रीनल फंक्शन टेस्ट जो है ये कराए जाते हैं। या कोई रीनल इम्पेयरमेंट, एक पेशेंट है जिनको कोई किडनी डिजीज है और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है, उस ट्रीटमेंट की जो रिस्पांस है कि डिफरेंट मेडिकेशन दी जा रही है, उसको जो रिस्पांस है उसको मॉनिटर करने के लिए भी जो है रीनल फंक्शन टेस्ट जो है कराए जाते हैं। एंड दिस या जो है कोई ड्रग जो है जिसको यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट के तौर पर उसमें दिया जाता है, तो फिर उसकी जो है ऑब्वियसली आफ्टर द यूज दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट इन द यूरिन, उसकी सेफ्टी और इफेक्टिव यूज उसको मॉनिटर करने के लिए भी जो है रीनल फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं। तो ओवरऑल जो है रीनल फंक्शन टेस्ट जो है ये न सिर्फ ये कि रीनल फंक्शन की असेस करने के लिए, बल्कि ऑलरेडी जो है किसी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए या ऑलरेडी डायग्नोज डिजीज की जो प्रोग्रेशन है सीवियरिटी के लिए या किसी ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट जो है ये कराए जाते हैं। अब जो है कौन सी कंडीशन में जो है रीनल फंक्शन असेसमेंट जो है ये जरूरी होता है। तो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिकली जैसे ओल्डर एज, जैसी एजिंग की वजह से अक्सर जो है किडनीज जो है ये माल फंक्शन हो जाते हैं। अ, उनकी थोड़ी सी जो फंक्शन है थोड़ी सी एजिंग की मतलब ये नॉर्मली डैमेज हो जाती हैं। सो उनकी ओल्डर एज में नॉर्मली यूरिन टेस्ट या जो उनकी रीनल फंक्शन टेस्ट ये होनी चाहिए। अब एक बंदा है उनकी ऑलरेडी जो है फैमिली हिस्ट्री में किडनी डिजीज आ रही है, तो उसको भी जो है वो तब भी जो है हमें रीनल फंक्शन टेस्ट करानी चाहिए। ड्यूरिंग द डिक्रीज रीनल मास, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट मीन ऑलरेडी जो बच्चे जो हैं वो बाय बर्थ उनकी वेट जो है नॉर्मल से जब कम वेट के साथ वो पैदा हो जाते हैं, सो उनमें भी जो है रीनल फंक्शन टेस्ट जो है ये जरूरी होते हैं। डायबिटीज मेलेटस, हाइपरटेंशन, autoimmune disease, systemic infection, urinary tract infection, the nephrolithiasis, obstruction to the lower urinary tract, and the drug toxicity. Nephrolithiasis जो है that is related to stones in the urinary ureter or the other parts of that system. So इन तमाम कंडीशन में जो है रीनल असेसमेंट या रीनल फंक्शन टेस्ट जो है ये करानी जरूरी है। अब यहाँ पे हम क्या किया डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और हम यूजुअली हम क्या एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरिन की बात करेंगे कि जो यूरिन सैंपल लिया जाता है, उसके बाद जो है ब्लड एग्जामिनेशन की बात करेंगे कि ब्लड से किस तरह जो है रीनल फंक्शन की असेसमेंट की जाती है। तीन हम जीएफआर की बात करेंगे, ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट जो है उनसे हम बात करेंगे कि जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम है ज्यादा है, उस पर हम बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफ्यूजन फंक्शन टेस्ट एंड अदर एज वेल। तो ये जो रीनल फंक्शन टेस्ट है ये इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और हम एक एक को अभी आगे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है यूरिन एनालिसिस में, तो यूरिन एनालिसिस बेसिकली उनमें तीन किस्म की एनालिसिस होती है। एक उसकी मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक जो है उसकी ग्रास अपीयरेंस होती है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, कलर क्या है, तो या कुछ सॉलिड जो है उसमें नजर आ रही है नहीं आ रही है।
उसकी स्पेसिफिकली जो है कलर जो है, इफ इट इज डार्क येलो है, इफ इट इज वी कैन से दैट रेड है, वहां पर जो है फिर आगे जाके जो है इसको चेक किया जाता है कोई यहाँ पे ब्लड सेल्स की मौजूदगी चांसेस है। इस तरह इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है कि वहाँ पे डिफरेंट जो क्रिस्टल होते हैं, सेल्स होते हैं, कास्ट या बैक्टीरिया जो है, ये देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है। थर्ड इसकी केमिकल एग्जामिनेशन होती है, इन विच द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जो है इसकी कंसंट्रेशन चेक की जाती है। प्रोटीन की कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज की है, क्रिएटिनिन जो है ये कॉमनली जो है चेक किया जाता है। और वहाँ पे यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक की जाती है, उसकी पीएच और यूरिया कंसंट्रेशन। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट सारे हैं तो ये कराए जाते हैं। ये तीन किस्म के एग्जामिनेशन, द ग्रास अपीयरेंस विच मीन द माइक्रोस्कोपिक appearance, the microscopy, which means the microscopic examination, and then the biochemistry, which means the chemical examination. तो ये बहुत जो है इंफॉर्मेशन जो है दे देते हैं, और यही इंफॉर्मेशन जो है इसके बेस पर जो है रीनल फंक्शन जो है इसकी एस्टिमेशन की जाती है। अब मैक्रोस्कोपिक में सबसे पहले कलर की बात करते हैं कि नॉर्मल जो है इसका कलर होता है दैट इज पेल येलो इन कलर, और उसमें मुख्तलिफ पिगमेंट की वजह से, जैसे यूरो इथेरिन की वजह से, ये यूरोबिलिन या यूरोक्रोम, ये वो पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो यूरिन है इसकी कलर जो है थोड़ी सी लाइट येलो कलर की होती है। सो दीज आर द पिगमेंट्स विच गिव द कलर द ये पेल येलो कलर इन द दैट यूरिन। अगर क्लाउडिस वहां पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है प्रेजेंट है यूरिन में, क्रिस्टल बने हुए हैं, या वहां पे साल्ट जो है ये प्रेसिपिटेट हो गए हैं। जब यूरिन को नॉर्मली कुछ देर के लिए रखा जाता है तो वहां पे सेडिमेंटेशन होती है, मतलब वो जो प्रेसिपिटेशन होती है, सेटलमेंट द बॉटम होती है, तो उसकी वजह से जो है क्लाउडनेस जो है क्रिएट हो जाती है। अगर किसी यूरिन में जो है आरबीसी मौजूद है तो फिर वहां पे क्लाउड्स के साथ जो है ये थोड़ा सा रेड कलर का भी होगा। तो दैट रेडनेस ऑफ द यूरिन सैंपल इज मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आरबीसी। नाउ दिस इज द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट मुख्तलिफ अज्जा है जिसकी वजह से जो है यूरिन की कलर जो है मुख्तलिफ हो सकती है। If it contain methylene blue or the pseudomonas or the riboflavin which is the vitamin B2, तो यहाँ पे जो है इसकी यूजुअली कलर जो है ये ब्लूइश ग्रीन होगी। If it is pink, orange to red in color, so mostly that is because of the RBC or the products of RBC like the hemoglobin, the myoglobin, the phenylketonuria, the P and silent in it. This is the phenylketonuria, the porphyrin and the rifampicin, and simply इसको rifampicin भी कहा जाता है। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है इनकी वजह से इनकी येलो कलर की वजह बजाय जो है ये थोड़ा सा पिंक टू ऑरेंज और टू रेड कलर जो है ये होती है। अगर इसके कलर जो है रेड ब्राउन टू ब्लैकिश कलर है तो दैट मीन इट मे कंटेन द मेलानिन, और ये वो स्ट्रक्चर है जो जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी जो है वो ब्लैक कलर आ सकती है। इसी तरह जो है मिथाइल डूबा जो है या एल डूबा है, इसकी वजह से जो है ये इसकी कलर आ सकती है। हेमोग्लोबिन माइग्लोबिन की वजह से इसकी रेड कलर आ सकती है। एंड होमोजेनिस जेनेटिक जो है इसकी वजह से भी इसकी रेड ब्राउन कलर जो है आ सकती है। तो ये जो है मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंस है, इफ दे आर प्रेजेंट सो दे विल चेंज द कलर ऑफ द ब्लड फ्रॉम दैट pale yellow to the blue green or the pinkish orange or red color, and are the reddish brown to blackish color of the urine. वॉल्यूम जब ग्रॉस अपीयरेंस में हम चेक करते हैं तो यूजुअली नॉर्मल वॉल्यूम जो है किसी बंदे का, नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, दैट इज 1 to 2.5 लीटर पर डे जो है वो यूरिन जो है एक्सक्रीट कर सकता है। यूरिगोरिया जो है इट इज द कंडीशन व्हेन यूरिन आउटपुट जो है ये कम हो जाती है, यानी 400 मिलीलीटर से पर डे से, ये पर 24 आवर्स से अगर ये कम हो जाती है, इसको जो है यूरिगोरिया कहा जाता है। और रीनल किडनी जो है वो डैमेज है, किडनी काम नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, या जो है यहाँ पे कोई इंफ्लेमेशन हो जाती है अब द नेफ्रॉन और द ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर, तो उन केसेस में भी जो है देयर इज डिक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ दैट, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो इसको कहा जाता है ओलिगोरिया।
इसी तरह जो है पोलीयूरिया जो है ये इसका अपोजिट है। पोलीयूरिया से मुराद ये है कि व्हेन एक बंदा जो है वो एक्सक्रीट करता है यूरिन मोर देन 2.5 लीटर पर डे, तो ये तब होती है। एक तो नॉर्मल जो होती है कि आप इसकी देयर इज टू मच वाटर इंजेक्शन, सो देयर विल बी मोर एंड मोर एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। या जो है यहाँ पे डायबिटीज है, बोथ द डायबिटीज मेलेटस एंड सेपेराइटिस, उस केसेस में भी जो है देयर विल बी टू मच यूरिनेशन। ए ए ए इनोरिया जो है इनोरिया, या सिंपली ए इनोरिया जो है इनोरिया इज द सिवियर फॉर्म ऑफ दैट द ओलिगोरिया व्हेन द यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 मिलीलीटर पर डे, और ये यूजुअली व्हेन देयर इज कंप्लीट रीनल फेलियर होती है, या जस्ट देयर इज सिवियर डिजीज होती है किडनीज की, तो वहाँ पे जो है इनोरिया हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये यूरिनोमीटर और द रेफ्लेक्टोमीटर में इसको मेजर किया जाता है। uh, इसकी वजह से दे आर मेड बाय these two devices, the urinometer and the refractometer. It is measurement of urine density which reflects the ability of the kidney to concentrate or dilute the urine relative to the plasma from which is filtered. Normal इसका जो वैल्यू है ये 1.001 to 1.040 है। और इसका जो है यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोलैरिटी, यानी जैसी ऑस्मोलैरिटी जो है इंक्रीज होती है, तो वहां पे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो है ये इंक्रीज हो जाती है। जैसे वी कैन सी हियर फ्रॉम दिस टेबल, इफ द ऑस्मोलैरिटी इज 100, so then the specific gravity will be 1.001, and if it is 300, so it increases to 1.010, up to 800 osmolarity, that is 0.20, and it increases as we go further. So there is a direct positive relationship between the specific gravity and the osmolarity. And we can see here this is the lowest range of the normal specific gravity, and this is the highest range of the upper range of the normal specific gravity. अगर इससे डिक्रीज होती है या इससे इंक्रीज हो, so that will be abnormal specific gravity. अब इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है अक्सर हो जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी में। सो व्हाट डज इट मीन? इफ देयर इज इंक्रीज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हिच मीन इसकी जो ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये, इफ इट इज मोर देन 1.040, सो इट मीन दैट देयर इज वाटर की जो है इंटेक कम हो गई है, या जो है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस और द एल्बुमिनुरिया और द एक्यूट नेफ्राइटिस। तो इन तमाम कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी। इस तरह का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये डिक्रीज आए, तो ये जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है उसमें ये उसके एब्सेंस में है, या कम सिक्रिएट हो रहा है, या जो है यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल डैमेज हो गया, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसमें कमी आएगी। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, वाटर इनटेक ज्यादा कम जो भी है उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये नॉर्मल मतलब एक लेवल पर रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आती रिगार्डलेस कि बंदा जो है पानी कम पीते ज्यादा पीते, उस पर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। दैट इज नोन एज द आइसोथेनोरिया। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये लोअर रहती है, मुसलसल लो रहती है, चाहे जो है वो बंदा जो है वाटर इंटेक ज्यादा करे या कम करे, तो दे विल बी नो चेंज इन दिस लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। पीएच जो है नॉर्मल पीएच रेंज फ्रॉम द दैट इज सो हाई रेंज फ्रॉम द 4.58, और यूजुअली जो है ये एसिडिक रहती है यानी लेस देन 7 रहती है, और इसकी जो नेचर है ये थोड़ी सी अल्कलाइन हो जाती है आफ्टर द मील। लेकिन जैसे ही यूरिन जो है ये एक्सपोजर इनके एटमॉस्फेरिक के साथ हो जाती है, तो वहाँ पे एक रिएक्शन होता है, उसमें यूरिया होती है उस यूरिन में, और वो यूरिया जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है। इट मीन देयर इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया जो है हो जाती है। अब उसके बाद जो है यूरिया जैसे हाइड्रोलाइज हो जाती है, तो उस इसके नतीजे में एमोनिया प्रोड्यूस होगा, और साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होगा। अब ये अमोनिया जो है नेचुरली ये इट विल अगेन रिएक्ट विद द वाटर, और वहां से फिर इसका जो अमोनियम है ये NH4 आयन है प्लस द OH आयन जो है ये आएंगे, और ये NH4 आयन जो है basically it lead towards that alkaline nature of the urine after exposure to the uh, exposure of the urine into the atmosphere.
तो ये बेसिकली इट इज एसिडिक इन नेचर, बट आफ्टर द एक्सपोजर बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन जो है इट बिकम अल्कलाइन। तो दिस इज अल्कलाइन रिएक्शन। अब आते हैं टुवर्ड्स द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले जो है एक सैंपल लिया जाता है और 10-20 ml जो है दैट्स इनफ फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। उसको फिर सेंट्रीफ्यूज में डाला जाओ, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और अमूमन जो है ये 2000 से 3000 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, दिस इज द स्पीड ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो यहाँ पे इस स्लो स्पीड से इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 2000 से 3000 आरपीएम, तकरीबन 10 मिनट तक। उसके बाद जो है उसमें कुछ जो इनकी कंसंट्रेशन होती है, यूजुअली सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों की जाती है, तो सेंट्रीफ्यूज इसलिए कराया जाता है कि यूरिन की जो सॉलिड और लिक्विड पोर्शन है ये एक दूसरे से जुदा हो जाए। तो जो सॉलिड पोर्शन है ये नीचे बैठ जाएगा और जो लिक्विड है ये ऊपर रह जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए इनको दिया जाता है, तकरीबन 10 मिनट जो है, 10 मिनट दे आर एनफ, जिसमें जो concentration of sediment है, sediment mean all those solid substances which will settle down in the bottom, that is known as the sediment। अब ये जो है ये concentration of sediment जो है ये बॉटम में इस ट्यूब के बॉटम में ये बिल्कुल वहां पे सेटल हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे पर यहाँ सेडिमेंट का एक ड्रॉप जो है ये ग्लास पर लिया जाता है और इसको थिन स्लाइस ऑफ ग्लास पे, और इसको फिर वहां पे एग्जामिनेशन के लिए रख दिया जाता है इन द माइक्रोस्कोप। आप इसको पहले जो है आप जैसी जब इसकी डिफरेंट लेंसेज होते हैं, कुछ लेंसेज ऐसी होती हैं जिनकी पावर जो है मैग्निफिकेशन पावर ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, पास की जो है कम होती हैं। तो इनिशियली जब पहले इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट किया जाता है तो लो मैग्नीफाइंग लेंस जो है इसमें से जो बैक्टीरिया है या जो सेल है यूजुअली ये नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पावर इतनी नहीं होती। तो जो क्रिस्टल है या जो स्क्वेमस सेल है या अदर लार्ज ऑब्जेक्ट से कास्ट है, इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनिशियली इसको लो मैग्नीफाइंग लेंस से इसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है द माइक्रोस्कोप। इसके बाद जो है एक बात तो आप जहन में ये भी रखिए कि कुछ कास्ट जो है ये नॉर्मल सी होती हैं, मतलब नंबर ऑफ कास्ट इवन सीन यूजुअली रिपोर्टेड एज नंबर ऑफ ईच टाइप काउंट पर लोअर पावर। और ये इसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके बाद जो है फिर क्या होता है कि लार्ज जो हाई पावर मैग्नीफाइंग लेंसेज होती हैं इसके जरिए इसकी एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें बैक्टीरिया है, सेल है या क्रिस्टल बाकी जो है ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। Epithelial cells and 1 to 2 WBC are first cell for the high power जो है ये नॉर्मली देखा जाता है। And if more leukocytes per each high power field जो है appear is non contaminated urine, specimen is probably abnormal showing pyuria। Usually the BCs are the granulocytes। अब granulocyte जो है ये 3 किस्म की होती हैं, अ, जिसमें मतलब जो है ये एक we know that the WBC there are many types। So granulocytes इनकी granule like structures होती हैं and okay sorry for the little interruption। तो अच्छा हम बात कर रहे थे डब्ल्यू की जो एग्जामिनेशन की। तो यूजुअली डब्ल्यूबीसी यहाँ पे जो है ये ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट हमने पहले डिस्कस किया कि ये अ, इनको ग्रेन्यूल्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज साइड ऐसे सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स हो, इसकी वजह से ग्रेन्यूल अपीयरेंस की वजह से साइटोप्लाज्म इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। और जो 3 कॉमनली डब्ल्यूबीसी जो विच आर वी कार्ड एज द ग्रेन्युलोसाइट्स, उसमें मतलब ऐसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं, लेकिन इनमें हर एक ग्रेन्युलोसाइट नहीं होता। तो न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और एंड द बेसोफिल्स जो है इसको ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। कुछ हद तक मास्ट सेल जो है ये भी जो है ये भी उसमें काउंट किया जाता है। तो टोटल आप जो है यू कैन मेक इट 4 rather than 3, द न्यूट्रोफिल्स, द eosinophils, द बेसोफिल और एक चौथा जो अभी हमने डिस्कस किया द मास्ट सेल। तो ये जो है ये
जो यूज विद डब्ल्यूबीसी जो है ये ग्रेन्यूलोसाइड टाइप के होते हैं। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ द ग्रेन्यूलर कास्ट जो है आरबीसी, बैक्टीरिया, ग्लूकोज, एल्बुमिन एंड किटिन बॉडीज, दैट इज एब्नॉर्मल। अगर ये प्रेजेंट है तो इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। और हेमिचूरिया जो है, दिस इज व्हेन आरबीसी जो है बड़ी तादाद में दे आर प्रेजेंट इन द यूरिन, दैट इज नोन एज द हेमिचूरिया। So this is the hematuria is the presence of the abnormal number of the red blood cell in the urine due to any of the several possible causes। और ये हेमिचूरिया जो है एक नॉर्मल भी होती है। नॉर्मल इस तरह होती है कि जो यूजुअली एथलीट्स होते हैं जब वो गेम खेलते हैं, क्रिकेट या कोई भी सॉकर या कोई भी इस तरह की जिसमें एक्सटेंसिवली फैन ज्यादा होते हैं और रनिंग करते हैं, तो आफ्टर द एंड ऑफ द गेम जब वो थोड़ी सी उनका जो है कूल डाउन सेशन हो जाता है, और later on in the next hours when they usually रात को even they when they जब urination करते हैं usually that is there is some amount of blood cells present। so that is again एक normal सी है, in athletes में normal है, which we can say that athlete induced hematuria। और otherwise जो है normal लोगों में if there is hematuria तो ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीज जो है उसकी तरफ इशारा दे सकते हैं, जैसे ग्लोमेरुलर डैमेज या ऐसे ट्यूमर जिसने यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें उस घेर रखा हो, तो ये भी उसमें भी मेचूरिया जो है हो सकती है। किडनी ट्रामा हो जाती है एंड इंजरी टू द इन स्ट्रक्चर ऑफ द दैट यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी ट्रैक स्टोन जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यहाँ पर लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, द नेफ्रोटॉक्सिन, इन तमाम कंडीशन में जो है एब्नॉर्मल लेवल ऑफ आरबीसी जो है ये ब्लड में मौजूद होंगे, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द हेमिचूरिया। रेड ब्लड सेल में स्टिक टुगेदर, एक तरह एक स्टिक टुगेदर एक क्लम्स्टर सा बना लेते हैं, एंड दैट फ्रॉम द रेड ब्लड सेल कास्ट। Such casts are indicative of the glomerulonephritis with leakage of RBC from the glomeruli or the severe tubular damage. White blood cell casts are most typical for acute pyelonephritis, but they may also present with the glomerulonephritis. Their presence indicates the inflammation of the kidney। अब आते हैं टुवर्ड द ब्लड एग्जामिनेशन। अब ब्लड एग्जामिनेशन जो है क्यों की जाती है? क्योंकि कुछ ऐसी टॉक्सिन्स होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यूजुअली वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अगर किडनी अपने काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उस टॉक्सिन का या उस सब्सटेंस का ऑब्वियसली एक्युमुलेशन ब्लड में होगा, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन जब उसकी नहीं होगी तो वो वापस जो है उसमें ब्लड में आ जाएगी। तो ब्लड में मुख्तलिफ कंसंट्रेशन जो है ये जब उनकी राइज होगी, जब उनकी उस सब्सटेंस जो यूजुअली इसको एक्सक्रीट होना होता है यूरिन में, वो यूजुअली जब एक्सक्रीट नहीं होती तो ऑब्वियसली वो एक्युमुलेट होगी, जमा होंगी कहाँ पे कंसंट्रेट होगी यूरिन। और जब उसकी किडनी डिजीज जो है जब इंडिकेट की जाती है, अगर ब्लड में इन सब्सटेंसेस की लेवल जो है ये इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर एक मार्कर्स ऑफ रीनल फंक्शन जो है यूज किया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर रीनल फंक्शन क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, एंड इलेक्ट्रोलाइट दे आर डन फॉर द रूटीन एनालिसिस। सीरम क्रिएटिनिन जो है दिस इज वन ऑफ दोस जो अभी ब्लड टेस्ट में की जाती है। क्रिएटिनिन एक्सपीरियड इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द क्रिएटिनिन फॉस्फेट, और यूजुअली ये मसल में इसकी ब्रेकडाउन होती है और फिर यूजुअली जो है ये यूरिन में जो है इसको एक्सक्रीट किया जाता है। So, creatinine जो है ये filtered but not absorbed in the kidney. A normal range is 0.8-0.3 milligram per deciliter in men and 0.61 milligram per ml in women. Not increased above normal until if the GPR is less than 50 milliliter per minute. The method most widely used for the serum creatinine is based on the uh, JEP reaction. This reaction occurs between the kidney and the pancreas. JEP reaction जो है basically एक reaction होती है जिसमें क्रिएटिनिन के साथ जो है ये पिक्रिक एसिड जो है इसकी रिएक्शन की जाती है, तो वहां पे पिक्रेट आयन बनती है। दैट रिएक्शन ऑफ द क्रिएटिनिन विद द पिक्रिक एसिड इज नोन एज द जैप रिएक्शन। So this reaction occurs between the creatinine and the picrate ion formed in the alkaline medium, a red orange solution develops. So that is the indication of the that positive test। अब यहाँ पे सीरम या ब्लड क्रिएटिनिन जब हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि देयर में भी सम डिजीज, क्योंकि क्रिएटिनिन को नॉर्मली एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन में,
बट इसकी कंसंट्रेशन अगर हाई आ जाती है इन द ब्लड, जिसका मतलब ये है किडनी अपना काम नहीं कर रही है, किडनी फंक्शन जो है अपना नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा क्रेटिनिन जो है ये ब्लड में एक्युमुलेट हो गई है। सो वहाँ पे रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है। या जो है एक बंदा बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, तो अब वहां पे रीनल फंक्शन सही हो रहे हैं, लेकिन क्रिएटिनिन इतनी ज्यादा है कि एक्सेस ऑफ क्रिएटिनिन जो है, यानी इसका मतलब है कि प्रोडक्शन रेट जो है ये ज्यादा हो जाती है एक्सक्रीशन रेट से। तो एक इक्विलिब्रियम कायम होता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम टूट जाती है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो कुछ एक्सक्रीट तो होते हैं, लेकिन जो एग्जिस्ट में आते हैं, जो वो क्या करते हो, दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेट इन द blood, and that is then the test positive आती है, increase in serum creatinine। एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर, वहां पे भी जो है क्रिएटिनिन जो है, जो स्टेरॉइड थेरेपी लेते हैं वहां पर भी जो है ये क्रिएटिनिन ज्यादा होगी ब्लड में। या जो है बहुत ज्यादा लार्ज मास है, जैसे मिसाल के तौर पर बॉडी बिल्डर्स है, तो वहां पर चूंकि मसल मास ज्यादा है, तो वहां पर ऑब्वियसली ये जो कैटाबॉलिज्म है या जो क्रिएटिनिन प्रोडक्शन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन है, ये भी जो है ज्यादा होगी। तो बॉडी बिल्डर्स में चूंकि बॉडी मास ज्यादा होती है, so that's why क्रिएटिनिन भी ज्यादा होगी। जायंट्स जैसे काली जो है रेसलर, वो उसको देखे बहुत, इनकी जो है बॉडी जो है बहुत बड़ी होती है। या एक्रोमेगेली पेशेंट यूजुअली एक पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर है, जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो है ये नॉर्मल यानी जरूरत से ज्यादा जब रिलीज होती है, तो इससे क्या होगा कि पेशेंट की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, और अमूमन जो है उसके हैंड्स एंड फीट एंड फेस जो है ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। एक्रोमेगेली जो है उसको कहा जाता है, स्पेसिफिकली उनकी जो डिजिट्स है ये लंबी लंबी हो जाती है। इस तरह जो है रेप्टोमाइलिसिस जो है, या क्रश इंजरी है, या लीड्स टेकिंग ओरल क्रिएटिनिन जो है, इन तमाम कंडीशन में अब एक ओरल क्रिएटिनिन ले रहा है, तो उसका ऑब्वियसली जो एक तो ऑब्वियसली हीट है, उसमें एक ब्रेकडाउन ज्यादा होगी, क्रिएटिनिन ज्यादा होगी, उधर से और एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट एक्सेस ऑफ क्रिएटिनिन विल बी accumulated in the blood, which will give the increased serum creatinine in the blood test reports। बहुत सारे ड्रग्स है जिसके लेने से जो है क्रिएटिनिन जो है ब्लड में एक्युमुलेट होता है। दूसरा जो टेस्ट ब्लड से लिया जाता है, दिस इज द यूरिया कंसंट्रेशन इन द ब्लड। अब यूरिया जो है ये एक नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट है, और यूजुअली ये भी जो है एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू द यूरिन। जैसे पहले हमने कहा कि नॉर्मली जो है यूरिन एसिडिक नेचर की होती है, लेकिन जैसी इसकी एक्सपोजर हो जाती है, इसमें मौजूद यूरिया जो है ये इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। तो ये यूरिया जो है इस ये कि अगर नॉर्मल रीनल फंक्शन जो है अगर सही हो जा रहे हैं, तो यूरिया की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मल रहेगी द ब्लड में। लेकिन अगर वो रीनल फंक्शन सही नहीं जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूरिया जो है वो स्क्रीट नहीं हो रही है, और वो ब्लड में ही एक्युमुलेट होगी, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया जो है इसकी जो कंसंट्रेशन ये ज्यादा आएगी रिपोर्ट में। So it is the end product of the protein and managed catabolism produced by the liver and distributed throughout the intracellular and extracellular, and it is filtered freely by the glomerulus. Many renal diseases with various glomerular tubular interstitial or the vascular damage can cause an increase in plasma urea concentration। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इन तमाम कंडीशन में क्या होगा, यूरिन सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं होगा यूरिन में, सो दैट्स वाई वो ब्लड में ही शामिल होगा, इसी वजह से इसकी कंसंट्रेशन जो है ज्यादा आएगी। The reference interval for the serum urine will be added is 10, this is the lower and we can say that, and this is the high upper boundary, upper margin of the normal range of the urea in the blood, milligram per that year. Plasma concentration also seems to be slightly higher in male than females, and high protein diet cause significant increase in the plasma urea concentration and urine depletion, क्योंकि ये प्रोटीन की ही एक एंड प्रोडक्ट है। तो अगर एक पर्सन वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से दे विल बी मोर एंड मोर यूरिया। तो वो एक्सक्रीशन अगर नॉर्मल भी होगी, फिर भी जो है कुछ ना कुछ एक्सेस ऑफ द यूरिया जो मोर देन, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगी एंड देन द एक्सक्रीशन रेट, so that's why they will start accumulation in the blood। इसके अलावा जो है प्लाज्मा क्रिएटिनिन की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो ये प्लाज्मा क्रिएटिनिन जो है ये एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहते हैं देन द यूरिया, बिकॉज बहुत सारे रीजनल
फैक्टर ऐसे हैं जो यूरिया लेवल को इम्पैक्ट करते हैं। यानी उनका ताल्लुक रीनल से होता ही नहीं है, फिर भी जो है यूरिया उससे नीचे ऊपर कंसंट्रेशन में हो सकती है। दैट्स वाई यूरिया की अगर लेवल ब्लड में ज्यादा भी आ जाए तो इसका हर किस ये मतलब नहीं कि रीनल फंक्शन, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो नॉन रीनल कंडीशन हम कहते हैं, जिसमें यूरिया लेवल जो है कि ज्यादा आएगा या उसमें इफेक्ट आएगा। अब वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा यूरिया लेवल पर? वो उसमें माइल्ड डिहाइड्रेशन है। अगर अब एक बंदा जो है पानी नहीं ले रहा है नॉर्मल अमाउंट में, अ, उस वहां पर भी जो है यूरिया ब्लड में ज्यादा हो जाती है। हाई प्रोटीन डाइट, अब हाई प्रोटीन डाइट जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जरूरी नहीं है कि बंदा जो है रीनल फंक्शन उसका डैमेज है, उसके रीनल डैमेज हुई है, फंक्शन सही तरीके से नहीं है। अगर उनके डाइट में प्रोटीन ज्यादा है तो अब उसकी यूरिया जो है ये ज्यादा आएगी। इंक्रीज प्रोटीन catabolism मसल वेस्टिंग एंड एज इन द स्टारवेशन। स्टारवेशन से मुराद ये है, जैसे अफ्रीकन किड्स में होता है कि वहां पे जो फूड जब इनको नहीं मिलता, तो बिकॉज ऑफ दैट स्टारवेशन, फूड लेकिंग ऑफ दैट फूड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, एनर्जी उनको तो चाहिए, उनको जीने के लिए, उनको चलने फिरने की एनर्जी चाहिए। अब वहां पे खुराक नहीं है तो इनकी अपनी ही मसल जो है ये डिग्रेड होंगी, इनसे एनर्जी के लिए यूज होंगी। इसको जो है फिर कहते हैं दैट मेटाबॉलिज्म मसल वेस्टिंग एंड स्टारवेशन। या जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड प्रोटीन आफ्टर एच हेमरेज, उसमें भी जो है ये इम्पैक्ट पड़ेगा यूरिया लेवल पर। या अगर कोई बंदा स्टेरॉइड थेरेपी भी है, तो अब इसकी जो है जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो उसमें भी जो है दैट विल बी दैट टू मच cortisol or too much steroid therapy जो है they have an impact on the urea level in the blood. Cysteine is situated with the elevated level of urine in the blood are referred as uremia or the azotemia, जहाँ पे यूरिया लेवल जो है ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, इसको फिर कहा जाता है यूरेमिया, या इसको सिंपल एजोथीमिया कहा जाता है। काजेज ऑफ द यूरिया प्लाज्मा एलिवेशन जो है इसमें रीनल भी है, प्रीरिनल भी है, पोस्ट रीनल भी है। पोस्ट रीनल का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन जो है ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाद यूरेटर में, सपोज जो है यूरेटर में वहाँ पे ब्लॉकेज है, या वहाँ पे जो इसकी वजह से जो यूरिन फ्लो नहीं हो रही है। रीनल का मतलब है कि वहाँ पे जिस टाइम पे ये फिल्ट्रेशन की फैक्ट्री है, फिल्ट्रेशन उसमें प्रॉब्लम है, यानी किडनी में मसला है। और प्रीनल से मुराद ये है कि किडनी से के अलावा और कोई नॉन रीनल फैक्टर है उसको आप कलेक्टिवली निकाल सकते हैं। दीज आर द प्री रीनल। सो द रीनल हाइपो परफ्यूजन, यानी यूजुअली प्री रीनल में रीनल जो है ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसमें उसके लिए जो सपोज उसकी ब्लड सप्लाई है वो सही नहीं जा रही है, इसकी वजह से, या कोई भी ऐसी मसला जो रीनल की नॉर्मल होने के बावजूद भी जो है वो सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होती। तो ये तमाम जितनी भी etiology है of the plasma elevation of urea, that can be divided into three groups: the pre-renal etiology, the renal etiology, and the post-renal etiology. अब आती है यूरिक एसिड विच इज अ नॉर्मल टेस्ट, जो अक्सर जो है एक जॉइंट पेन, स्पेसिफिकली बैक टू पेन या नी पेन जो है, इसमें पेन होता है यूजुअली, अमूमन हाई यूरिक एसिड जब होती है। तो यूरिक एसिड जब प्रोड्यूस होती है तो ये कंटिन्यूसली जो है यूरिन एक्सक्रीट करती है, बट समटाइम इफ देयर इज टू मच प्यूरिन, क्योंकि प्यूरिन से ही ये यूरिक एसिड बनती है। तो अगर यूरिक एसिड जो है ये नॉर्मल से ज्यादा एक बंदा एडजस्ट कर लेता है, तो उसके वजह से क्या होगा कि ये जो एक जैसा यूरिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द क्रिस्टलाइन यूरिक क्रिस्टल में। और यही क्रिस्टल जो है फिर ये जॉइंट कैविटीज में एक्यूमुलेट होते हैं, विच कैन लीड टू condition in the giant. So this is in human, the uric acid is the major product of the catabolism of the purine and nucleosides, adenosine and the guanosine. और इसलिए जो है any food material, any edible thing जिसमें प्यूरिन की तादाद ज्यादा हो, उसको जो है नहीं खाना चाहिए if there is too much uric acid। अगर उसमें हाइपर यूरिक एसिड है किसी का, तो इसमें प्यूरिन रिलेटेड डाइट जो है उसको नहीं लेनी, जैसे मिसाल के तौर पर मीट है, पल्सेस है, इसमें क्योंकि प्यूरिन ज्यादा होते हैं, स्पेसिफिकली द अर्गन मीट, जैसे दैट जो लीवर है,
या kidneys है या heart है, even the brain, all these having high level of the purine, so therefore they should be avoided if the person having the hyperuric acid. Purines are derived from the catabolism of the dietary nucleic acid and from the degradation of the endogenous nucleic acid. Endogenous mean which are inside present the internal local nucleic acid. And these are then converted into excreted in the form of uric acid. But if they are unable to, if they are more than normal, so they will develop into crystal, which are known as the urate crystal. Poor production of uric acid may result from the increased synthesis of the purine precursors, and human approximately 75% of the uric acid is lost in the urine. Most of the remainder is secreted in the GI. Hyperuricemia, this is the condition when the uric acid in the blood is too much. When that is more than normal, it will be considered as the hyperuricemia. And it is defined by the serum or plasma uric acid concentration higher than 7 milligram per deciliter of blood in men and greater than 6 milligram per deciliter of blood. Mean usually the concentration, normal concentration uric acid in the plasma is higher in men, 7, and the end range, the normal upper margin for the women at 6. अगर 6 से ज्यादा हो जाती है वुमेन में या 7 से ज्यादा हो जाते हैं मेन में, उस कंडीशन को फिर हाइपर यूरिसीमिया कहा जाएगा. अब आते टुवर्ड्स द अदर टॉपिक विच इज द ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट विद द जीएफआर जो है. तो जीएफआर जो है विच इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दिस इज द बेस्ट मेजर ऑफ द ग्लोमेरुलर फंक्शन. और नॉर्मल जीएफआर जो है ये तकरीबन जो है 145 मिलीलीटर पर मिनट जो है, यानी इतनी फिल्ट्रेशन जो है 125 मिलीलीटर पर मिनट में फिल्ट्रेशन जो है ये ग्लोमेरुलस है, वो तमाम ग्लोमेरुलस से ये ह्यूमन बॉडी में. When the GFR decreases to 30% of normal, so that is known as the moderate renal insufficiency. Uh, Patient remain asymptomatic with this moderate renal insufficiency, but there may be some biochemical changes which will lead to the decline of the GFR. As the GFR decreases further, severe renal insufficiency may be present here, and it's characterized by the profound clinical manifestation of uremia. Uremia means, which we discussed earlier, the presence of urine in the blood. And the biochemical abnormalities such as acidemia, volume overload, and the neurologic, cardiac, other respiratory manifestation. तो इसका ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम पे, कार्डियक सिस्टम पे, पल्मोनरी सिस्टम पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. सो ये तमाम जो है तब होते हैं when there is severe renal insufficiency. During the moderate renal insufficiency, there may be no such symptom in the patient. लेकिन अगर ये जीएफआर जो है इस नॉर्मल जो है नॉर्मल का सिर्फ 5-10% रह जाती है, तो फिर इस 10% का मतलब है कि जस्ट यहाँ पे वी कैन से दैट कि 10 to 12 मिलीलीटर पर मिनट जो है जब इसकी एक्सक्रीशन होती है, so that is the condition which is called as the ESRD or the end stage renal disease. Creatinine clearance are used to measure the GFR. और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रीएटिनिन क्लियरेंस के लिए एक इक्वेशन है जिसमें the GFR is equal to the CCR is equal to UCR multiplied by the urine flow rate in the milliliter per minute divided by the PCR. अब यहाँ पे GFR जो है इसका मतलब है the glomerular filtration rate. CCR जो है this is the concentration of the creatinine, while the UCR जो है इसका मतलब ये कि concentration of the creatinine in the urea in the urine, and PCR जो है इसका मतलब है creatinine of the concentration of the creatinine in the plasma. So we can say that the urine concentration of creatinine multiplied by urinary flow rate divided by the concentration of the creatinine in the plasma. जब इनकी equation आएगी तो इसका जो concentration of creatinine आएगी, so if it is 100 to 100 milliliter per minute, so it will be normal. और if it is जितना ये नीचे आएगा नॉर्मल से, उसका मतलब ये है कि एयर में भी सब ग्लोमेरुलस सही तरीके से
काम नहीं कर रहे हैं और रीनल डिजीज है. So if it is 60 to 100 milliliter per minute, it will be decreased renal reserve, तो कहा जा सकते हैं. If there is mild renal impairment when it is 40 to 60 ml minute, uh, and if there is moderate insufficiency, which is 25 to 40 ml, which is obviously that almost 30% of the normal, and when it is less than 25 milliliters, so uh, till the 10 ml, it is called as the renal failure. And if it is less than the 10 ml, it means less than 12 milliliter per minute से अगर concentration जो है ये इसकी जो ये पार है, if it is 10 milliliter per minute या इससे भी कम हो जाती है, so that will be called as the SRD, which is the end stage renal disease. अब आते हैं towards the next category of the test, which is known as the tubular function test. उसमें सबसे पहले जो है हम यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट डिस्कस करेंगे. अच्छा, इसको समटाइम जो है वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस टेस्ट में होता क्या है कि बंदे को जो है किसी भी पर्सन को जो है स्ट्रेस जिसमें कराया जाता है उससे कहा जाता है कि आपने 14 घंटे के लिए कोई पानी जो है कि नहीं लेनी है, यानी उसको मना किया जाता है कि आप पानी नहीं पिएंगे 14 घंटों के लिए. सही है. उसके बाद जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये मेजर की जाती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज लेस देन 1.02, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कंसंट्रेटिंग पावर यहाँ पे मौजूद है. If the specific gravity जो है it is 1.008, and if it is greater to 1.010, then it is isotonic with the plasma indicate no work done by the kidneys. लेकिन ये एहतियात करनी चाहिए कि ये टेस्ट जो है ये ऐसे बंदे में नहीं करेंगे जो पहले से डिहाइड्रेटेड हो, क्योंकि अगर वो पहले से डिहाइड्रेटेड और 14 घंटे उसको आप दूर रखते हैं पानी पीने से, तो उसका और भी जो है मसले खराब हो सकते हैं, मसले पैदा हो सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस शुड नॉट बी परफॉर्म ऑन अ पर्सन विद डिहाइड्रेशन. वैसे टेस्ट ये थोड़ा सा जो है ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा उसमें इतना इनकन्वीनियंस नहीं होता. पेशेंट टॉलरेंस में ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टेस्ट में उसको ज्यादा जो एक्सेप्टेबल है बाई द पेशेंट, ज्यादा फ्रेंडली होता है. इस वेसिप्रोसिन टेस्ट में पेशेंट को कहा जाता है कि आप शाम की जो 6 बजे उसके बाद आपने पानी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं, नॉट ओनली वाटर, कुछ भी आपने विच इज ड्रिंकेबल, आपने कोई भी पीने की चीज नहीं लेनी है शाम की 6 बजे के बाद. 2 घंटे बाद यानी 8 बजे रात की जो है उसमें फिर उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है, विच इज द वेसिप्रोसिन टेनेट. ये एक्चुअली मेडिकेशन होती हैं जो अमूमन ऐसे पेशेंट में दी जाती हैं जिनमें एडीएच जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कम होती है, लो लेवल होती हैं, उन पेशेंट में ये ट्रीटमेंट के तौर पर वेसिप्रोसिन टेनेट जो यूज की जाती है. तो 8 बजे जो है उस 5 यूनिट ऑफ दिस मेडिकेशन दिस वेसिप्रोसिन टेनेट जो है इंजेक्ट किया जाता है. उसके बाद जो है अगले सुबह 9 बजे तक, यानी 8 बजे रात के 8 बजे से लेकर अगले 9 बजे तक जो है सुबह के जितनी भी इनकी यूरिन होते हैं उन सबको कलेक्ट किया जाता है, और इनको फिर मॉनिटर किया जाता है, इनको एग्जामिन किया जाता है. Satisfactory concentration is shown by at least one sample having a specific gravity above 1.020 or an osmolarity above 800 milli or small per kg. The urine plasma osmolarity ratio should reach 3 and values less than 2 are abnormal. एक तीसरा टेस्ट जो इसमें ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट में की जाती है, दिस इज नोन एज द वाटर लोड टेस्ट, आल्सो नोन एज द यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट. इसमें एक्चुअली ये होता है कि पेशेंट से कहा जाता है कि जैसे आपकी कंप्लीट एंट्री हो जाती है तो फिर इनको 1 लीटर आप पानी जो है दिया जाता है कि आप, और जैसे ही वो पानी 1000 ml या 1 लीटर पानी जो है पी जाता है तो नेक्स्ट 4 घंटों में इनकी जो यूरिन सैंपल है ये कलेक्ट की जाती है, और हर बार इनको ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि व्हेन यू नीड टू यूरिनेट, आपने अपने ब्लैडर कंप्लीट यूरिनेशन आप करना. अगर ये पेशेंट नॉर्मल है तो विद नॉर्मल किडनीज तो इनकी जो कंसंट्रेशन यानी ये अमाउंट इनकी स्क्रीट करेगा अगले 4 घंटों में,
तो कम से कम जो है 700 ml तक जो है कि आसानी के साथ जो है स्प्लिट करेगा। और उसका जो है किसी न किसी में सैंपल में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.0 से नीचे आएगा। लेकिन अगर ऐसा बनता है जो नेक्स्ट 4 घंटों में 1 लीटर पानी पीने के बाद 4 घंटों में वो 400 मिलीलीटर से कम जो है वो वॉल्यूम आ जा वॉल्यूम जो आ जाती है, इसका मतलब ये है कि उसके किडनी जो है ये सही काम नहीं कर रहे हैं। सो जो ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, kidneys which are severely damaged cannot excrete a urine of lower specific gravity than 1.10 or a volume above 400 ml in this time। इसलिए इनमें क्या होगा, 400 ml से कम आएगा उसका, वो नहीं कर सकते। एंड नॉर्मली 700 ml करेंगे तो ये जो ओरिजिनल डैमेज हो जाते हैं, जो सिवियर डैमेज है, वो 200 100 ml तक जो है शायद कर सकेंगे इन द नेक्स्ट 4 आवर्स। अगेन जो है पेशेंट इज ऑलरेडी विद किडनी डिजीज पहले से डायग्नोस्ड है, या किडनी एडिमा, तो इस पर जो है नहीं करनी चाहिए कि वहाँ पे जो है इंटॉक्सिकेशन जो है हो सकती है। So that was the end of the renal function test। We discuss the different test। थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ जो कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यूरिन एनालिसिस पर बात की, फिर हमने ब्लड एग्जामिनेशन पर बात की, फिर हमने ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट की बात की, फंक्शन टेस्ट क्लास में हमने डिस्कस की। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीनल फंक्शन टेस्ट। इसको रीड करें, स्टडी करें, इसको सुने। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।